हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके केमिस्ट्री में विलियन की महामैराथन। जी हाँ दोस्तों, ये जो सोल्यूशन चैप्टर है आपका, विलियन चैप्टर है आपका, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबसे लेंदी चैप्टर्स में से एक है, लेकिन आसान है। कहने का मतलब है कि हम अक्सर, अगर आप काफी दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हो और आप वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा कि कितनी भी कठिन चीज हो या कितना भी क्रिटिकल चीज आ जाए, हम उसको नेचर से रिलेट करके आपको ये चीजों को याद करा देते हैं। लेकिन विलियन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आसानी से आप नेचर से रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको एक हिंट देते हैं हम कि हम किस लेवल से पढ़ने वाले हैं। जैसे विलियन विलियन को आप समझिए शरबत। फिर विलियन में होता है विलायक और विलय। विलायक मतलब आपका पानी और विलय मतलब उसमें घुलने वाली चीनी, है ना। कभी कभी आप बाजार में खड़े होकर शिकंजी वगैरह भी पीते हो, तो उसमें आप विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं कि आपने उसमें चीनी मिलाई, चीनी के साथ आपने उसमें नमक भी हल्का सा डाला, नींबू का रस भी डाला, पुदीना भी डाला। यानी कहने का मतलब है विलियन में विलायक होता है, विलय होते हैं, और विलय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो विलियन की परिभाषा हमारी बनती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। तो इस लेवल से हम पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। आज की वीडियो में विलियन चैप्टर को आपके चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सबको इंक्लूड करके थ्योरी के साथ लेके चलेंगे। ये महामैराथन होने वाली है, और इस वीडियो के बाद आपको विलियन चैप्टर से 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो एक ये वादा हम आपसे कर रहे हैं कि आपको विलियन में 0.1% की भी इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लेकिन एक वादा आप हमसे भी नहीं, अपने आप से कीजिए कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि अगर आपको 2 से 2.5 घंटे में अगर आपका चैप्टर तैयार हो रहा है, तो वहां पे टाइम देना चाहिए। और एग्जाम से पहले ये जरूरी भी है आपको हर एक चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करने का। अब तक आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अब भी समय है, जग जाओ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अन्य अनावश्यक बातों को साइड में रखते हुए हमेशा की तरह करते हैं। जैसे कि इसमें आपका पहला पॉइंट है विलियन। तो विलियन में हमने आपको बताया दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। केवल आपको इस पूरी वीडियो में एक ही काम करना है कि आपको बस भरोसा रखना है और आपको पेशेंस बनाए रखना है। या अगर हम इसको कम शब्दों में कहें तो विलियन बराबर हम बोल सकते हैं सर जी, विलियन बराबर हम बोल सकते हैं विलायक, विलियन बराबर हम बोल सकते हैं विलायक प्लस विलय। नहीं सर जी, हम विलायक और विलय को अगर हम आपस में मिलाएं तो जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम विलियन कह सकते हैं। अब देखिए बात आती है विलायक क्या है। विलायक की अगर हम बात करें तो अब देखिए एक आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। शरबत बनाने के लिए आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे हम लिख भी दें कि आपने विलियन का मतलब आपने क्या लिया, शरबत लिया, विलायक में आपने पानी लिया, और विलय में आपने सपोज आपने चीनी मिला दी यहाँ पे। तो आपने क्या देखा कि जैसा पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, वैसा ही आपका विलियन दिखता है। ध्यान को बात समझिए आप कि पानी जैसा लिक्विड फॉर्म में है वैसा ही हमको शरबत दिखाई देता है। लेकिन चीनी आपकी ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन वो भी पानी में चेंज हो जाती है। तो इसी पॉइंट को हमने पकड़ लिया। हमने कहा कि विलियन में विलायक हम उसको कहेंगे जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन में हम विलायक उसको कहेंगे बच्चों जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है, जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है। यानी ऐसा कोई भी हमारा तत्व हो जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी हो, उसको विलायक कहते हैं। और विलय हम उसको कहते हैं जो मूल भौतिक अवस्था को खो देता है, जो मूल भौतिक अवस्था को खो देता है। यानी जो
अपनी, आप इस तरह समझिए, जो अपना ईगो छोड़ दे, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दे, उसको हम विलय कहते हैं। यानी था ये चीनी के कणों के रूप में घुल के गायब हो गया, ठीक है, वो अपनी मूल भौतिक अवस्था खो दे, वो विलय है, और जो मूल भौतिक अवस्था बनाए रखे वही विलायक है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि विलायक सर जी हम उसको कह सकते हैं जो मात्रा में ज्यादा होता है, मात्रा में ज्यादा होता है, जो मात्रा में ज्यादा होगा उसको हम सर जी विलायक कह देंगे, और जो मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में कम होता है उसको हम विलय कह देंगे। जो मात्रा में क्या होता है, कम होता है, कम मात्रा में कम होता है उसको हम विलय कह देंगे। अब एक आपको हम अदर एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि सर एक आपका पानी है, एक आपका चीनी है, तो आपने कहा सर पानी आपका बना रहता है अपनी मूल भौतिक अवस्था में, वो मात्रा में ज्यादा भी है, तो हम इसको विलेन बोल देते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपने क्या किया, एल्कोहल और प्लस जल, सपोज आपने क्या कहा, एल्कोहल प्लस जल, तो भैया ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो आप इसमें से विलय किसको कहोगे, विलायक किसको कहोगे? तो आप बताओगे कि सर जी जो मात्रा में ज्यादा होगा, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है जो मात्रा में ज्यादा होगा वो आपका विलायक होगा, और जो मात्रा में कम होगा वो आपका विलय होगा। यानी अगर आपकी मूल भौतिक अवस्थाएं दोनों पदार्थों की एक जैसी हो तो आप उसको बोल सकते हो कि जो ज्यादा है वो विलायक है और जो कम है वो विलय है। आई थिंक इतना तो आप सबको बेसिक पता होगा, लेकिन इस तरह से शायद ही आपने पढ़ा हो। धीरे धीरे हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अच्छा, विलियन के प्रकार पे ज्यादा चर्चा न करते हुए ओरली आप सुन लीजिए। विलियन के प्रकार की अगर हम बात करें तो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। विलियन के प्रकारों की अगर हम बात करें, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए विलियन क्या है, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए, तो विलियन के प्रकार आपके 9 होते हैं। आप ठोस से शुरू करिए, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ठोस के 3 हो गए, यानी आपने ठोस लिया, ठोस को ठोस द्रव गैस तीनों में मिलाया। फिर आपने द्रव लिया, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में, 6 हो गए। आपने गैस लिया, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो गए। अब कहते सर जी ठोस का ठोस में क्या हुआ, यानी आपने 2 ठोस चीजें ली और उनको मिला दिया, 2 ठोस चीजें ली उनको मिला दिया, जैसे आपने सोना प्लस कॉपर मिला दिया। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहां पे आपका जाता है कि विलियन की हम सांद्रता की बात करते हैं। विलियन की हम किसकी बात करते हैं बच्चों, विलियन की हम सांद्रता की बात करते हैं कि क्या होता है तन विलियन और क्या होता है सांद्र विलियन। क्या होता है तन विलियन और क्या होता है सांद्र विलियन, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तन विलियन, हम यहाँ पे आपकी हम डिफिनीशंस लिख लें, हम किसको किसको आपको बताने वाले हैं। तन विलियन, दूसरी बात हम करेंगे सांद्र विलियन की, तन विलियन की बात करेंगे, फिर हम सांद्र विलियन की बात करेंगे, फिर हम संतृप्त विलियन की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, संतृप्त विलियन की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अति संतृप्त विलियन की, अति संतृप्त विलियन की, संतृप्त विलियन की बात की, अति संतृप्त विलियन की बात की। इन हेडिंग्स पर हम विचार करेंगे। और एक चीज और ले लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना, विलयता। विलयता से आप क्या समझते हैं बच्चों, आप आंसर उठा के देखिएगा, इसमें से ऐसी एक भी हेडिंग नहीं है जो पूछी ना गई हो। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है। इस तरह से होगा कि तन विलियन पर टिप्पणी लिखो, या तन विलियन क्या होता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, और इसमें से आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहले टर्म को समझिए, तन। तन का मतलब होता है भैया पतला, तन का मतलब क्या होता है बाबू, पतला। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए कि अगर विलियन पतला है तो तनु है, गाढ़ा है तो सांद्र है। कहने का मतलब आपने एक गिलास आपने क्या लिया, पानी लिया, और एक गिलास पानी में आपने आधा चम्मच चीनी डाली, तो आपका विलियन क्या है, तन। अगर उसी एक गिलास पानी में आपने 4 चम्मच चीनी डाल दी तो विलियन हो गया सांद्र। क्लियर है? यानी अगर शरबत ज्यादा मीठा है तो सांद्र विलियन है, शरबत कम मीठा है तो आपका तन विलियन है। लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है ये तो सबको पता है कि गाढ़ा है तो सांद्र है, पतला है तो तनु है, लेकिन एग्जाम में आप किस तरह से लिख के आओगे, बस यही मेन चीज हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप किसी चीज की सांद्रता
या तनुता को एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसके इकाई आयतन को देखते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई आयतन की। किसमें किसमें से आपको इकाई आयतन के बारे में पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग लाइन से बताएं कि क्या होता है इकाई आयतन। हम लोग नहीं कहते कि 1 ग्राम, 100 ग्राम, 1000, 1 लीटर, 1000 ml, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इकाई आयतन का मतलब क्या है हम बताते हैं आपको। जैसे आप लोगों के घर में खाना बनता है तो आपकी मम्मी जो होती हैं, सपोज आप चावल बन रहे हैं तो क्या हर एक चावल को वो देखती हैं दबा दबा के कि पका है कि नहीं पका है? मतलब ढक्कन खोला, उसमें से 1-2 चावल को दाब के देख लिया, अगर वो पके होते हैं तो कह देते हैं हाँ हमारा पूरा चावल जो है या सब्जी है जो भी है हमारा रेडी हो चुका है। यानी आपने उस पूरे चावल के आयतन में से, पूरे चावल के भार में से उसकी इकाई आयतन को, थोड़े से हिस्से को चेक किया और उसी के बेस पर आपने कह दिया कि ये सब हमारा मामला जो है ओके है। इसी तरह से जब सांद्रता की बात करते हैं, जैसे और अच्छे से समझिए, अगर आपको हमने शरबत बना के दिया तो आप पूरा शरबत पीने के बाद नहीं हमको बताओगे कि सर जी चीनी कम थी या चीनी ज्यादा थी। आप एक घूंट लोगे और आप बता दोगे कि सर जी इसमें चीनी मिलानी है या निकालनी है। समझ रहे हैं आप? पूरे शरबत को चेक ना करते हुए उसके एक थोड़े से हिस्से को हमने समझकर पूरे शरबत का एनालिसिस कर दिया। हमने क्या बोला इसको? इकाई आयतन। बस इसी चीज से हम आपको समझते हैं। कोई विलियन है आपका, इसमें क्या बोला है? विलियन। किसी विलियन की इकाई आयतन में, सपोज हमने इसके थोड़ा सा हिस्सा ले लिया इकाई आयतन में। इकाई आयतन का मतलब क्या? आयतन की मात्रा क्या होता है कि क्यूब आ जाता है ना, जैसे मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, पूरा एक से क्या ले लेते हैं? आयतन ले लेते हैं। ये तो क्षेत्रफल हुआ, इस क्षेत्रफल हुआ ना, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन जब इसमें आप इसकी ऊंचाई भी इंक्लूड कर लेते हो, अगर इसको हम क्यूब बनाए, ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम इसमें यहाँ पे क्यूब बनाए इस तरह से, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हो गई ना, तो एक लंबाई, एक ऊंचाई, एक चौड़ाई, तो आपका क्या होता है? इकाई आयतन। तो इसके इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता, यदि किसी विलियन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तो वो तन विलियन कहलाता है, और ज्यादा होती है तो वो सांद्र विलियन कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल? अब आते हैं संतृप्त विलियन की। संतृप्त विलियन को अगर हम समझते हैं संतृप्त विलियन को आप ऐसे समझिए, आपको भूख लगी है, आपको खाना आया लग के, आपने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, खाते जा रहे हो, एक समय के बाद आप कहते हो बस कीजिए, पेट भर गया, यानी आप संतृप्त हो गए। यानी इसको आप इस तरह समझिए, आपने यही आपका बीकर है, इसमें आप चीनी मिलाए जा रहे हो, एक समय के बाद इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और जैसे ही इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, या दूसरी भाषा में बनाइए, ऐसा विलयन जिसमें अब विलय की मात्रा और न घोली जा सके, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी बिल्कुल यहाँ तक नरकसी तक हमने खाना ठूस लिया है, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है, उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्लियर है बिल्कुल? साथ में बोलिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो, अधिकतम विलय की मात्रा घुली हो, या जिसके बाद इसमें और विलय घोला ना जा सके, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ ना? आगे आते हैं अति संतृप्त विलयन। बिल्कुल आपको चीजें याद होती चलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा। अति संतृप्त की बात ऐसे करिए कि आपका पेट पूरी तरह से भर गया है, आपने मना भी कर दिया है कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी ने जबरदस्ती थाली में रोटी रख दी, तो रोटी वैसे ही रखी रहेगी। बस यही हमने बोल दिया कि विलयन में अधिकतम मात्रा में विलय घुला हो और भी विलय की थोड़ी सी मात्रा नीचे बैठी भी हो, यानी आप 1 गिलास चीनी में
एक गिलास पानी में चीनी घोले जा रहे हो, एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हुई। जब चीनी घुलना बंद हुई वो कहलाया संतृप्त विलयन। लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती 1 चम्मच और चीनी डाल दी तो नीचे चीनी वो बैठी मिलेगी, तो उसे बोल देते अति संतृप्त विलयन। यानी किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा अगर विलयन में उपस्थित है तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, ये दोनों होगी स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर ये दोनों क्रियाएं आपकी होंगी। कैसे सर जी? क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो जब चीनी घुलना बंद हो जाती है उसके बाद भी चीनी घुल जाएगी। यानी सपोज आपकी थाली में खाना रखा है, आपका पेट भर चुका है, लेकिन आपके पिताजी द्वारा आपकी डांट पड़ी तो आप पर आवेश आया, ताप बढ़ा आपका और आपने उसको खा लिया। क्लियर है ना चीजें? अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब विलेयता बात करते हैं। विलेयता पे बच्चों आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। विलेयता किस तरह से आता है? और ऐसे आता है, विलेयता को समझाइए और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। क्या था पेपर में? विलेयता क्या है, विलेयता को समझाइए और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो विलेयता क्या है? फिर से आप बोलेंगे कि स्थिर ताप पर विलयन में टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत महत्व रहता है। पहले हाफ में टेम्परेचर का, दूसरे हाफ में प्रेशर का। आप कुछ से क्लियर होंगे तो कहोगे आप स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, उसे उसकी विलेयता कहते हैं। जब हम ये पूरा आपका भोजन से रिलेट करके चल रहे हैं कि आपका खाना बचा तो संतृप्त, तो इसको भी भोजन से रिलेट कर लें। विलेयता को आप खुराक बोलिए। हम लोग नहीं कहते भाई उसकी कितनी खुराक है, यानी वो नॉर्मल रूप से कितना खाना खा लेता है। कोई 2 रोटी खाता है पूरे दिन में, कोई 4 खाता है, कोई 6 खाता है, खुराक से। यानी 100 ग्राम मतलब एक हमने विलियन लिया, कोई भी हमारा विलियन हो सकता है, 100 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, है ना। जो भी आपका विलायक है, उस विलायक के 100 ग्राम हिस्से को 100 ग्राम हिस्से को संतृप्त करने के लिए, यानी हम कितना इसमें अधिकतम घोल सकते हैं, संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होती है बच्चे, वही आपकी विलेयता कहलाती है। क्लियर है बिल्कुल? फिर से साथ में बोलिएगा, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उसे ही हम विलेयता कहते हैं। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमने आपको बताया ताप। क्या बताया? ताप। तो किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। किसी पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता जो है भाई साहब वो बढ़ेगी। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विलेयता बढ़ेगी, बात खत्म। ये लिखेंगे कि साधारण पदार्थों की विलेयता पर ताप बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि साधारण जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। क्लियर है? और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो वहां पर आपका ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा कारक है विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति क्या होती है? इसमें 2 चीजें आ जाते हैं बच्चे, ध्रुवीय विलायक। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बताएंगे आपको, कभी शॉर्ट्स वीडियो में बता देंगे।
क्योंकि वीडियो आपकी ऑलरेडी बहुत लेंथी होने वाली है। और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक, क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा विलयन खत्म करके ही जाएंगे, भले कितना टाइम लगे। ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में विलयता ज्यादा होती है, ध्रुवीय में कम होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हमारा ध्रुवीय विलायक है तो उसमें विलयता ज्यादा होगी, और हमारा अध्रुवीय विलायक है तो उसमें विलयता कम होगी। क्लियर है बिल्कुल। तीसरा हमारा आता है विलय के कणों के आकार। तीसरा हमारा क्या आता है? विलय के कणों के आकार। विलय के कणों के आकार कि हमारा जो विलय है उसके कणों के आकार का क्या क्वेश्चन है। आप समझो, अगर हमारे विलय के कण छोटे छोटे हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। विलय के कण अगर हमारे छोटे हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। यानी विलय के कण अगर हमारे छोटे हैं, ये कर ही नहीं रहा है, अगर हमारे विलय के कण क्या है? छोटे हैं, तो विलयता क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी। अगर हमारे विलय के कण हमारे बड़े हैं तो विलयता भी हमारी ज्यादा होगी। कण हैं छोटे हैं तो विलयता ज्यादा होगी, और कण बड़े हैं तो विलयता कम होगी। तीसरा भी देखते हैं, सम आयन प्रभाव। और ये चौथा क्या है आपका? सम आयन प्रभाव। इतना आप लिख के आओगे बेटा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तो करेगा क्या? सम आयन प्रभाव। अच्छा, सम आयन को ऐसे समझिए, आप बचपन से बढ़ते आ रहे हो, एक समान आवेश एक दूसरे को दूर फेंकता है। एक समान आवेश एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो अगर उसके अंदर सम आयन है, जैसे AgCl का विलयन है, सिल्वर क्लोराइड का विलयन है, उसमें हम नमक घोल लें। ध्यान से सुनिएगा, आपका AgCl का विलयन है और हम इसमें घोलने जा रहे हैं नमक को। AgCl का विलयन है, घोलने जा रहे हैं नमक, यानी Cl आयन पहले से उपस्थित है और Cl आयन फिर जा रहा है, यानी समान आयन हो गए तो विलयता बेटा कम होगी। भाई पहले से जब इसमें Cl उपस्थित है तो दूसरे Cl की जरूरत क्या? तो अगर समायन है तो समायन प्रभाव से विलयता हमारी घट जाती है। एग्जांपल भी लिख दीजिएगा कि AgCl के विलयन में NaCl विलयन की जो विलयता होती है वो कम होती है। क्लियर है? गुड। अब आता है एक चीज समझिए, जैसे विलयन हमने पढ़ा, विलयन के बारे में हमने संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन चीजों को देखा। अब पूछा जाता है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो उसको मापते किसमें है ना, कि हमने कितनी मात्रा में इसमें चीनी मिलाई, मतलब इसको मापते किसमें है? आप वजन को किलोग्राम में मापते हो, या तो इसके मापने की, इसकी सांद्रता को, इसके गाढ़ेपन को व्यक्त करने की विधियां हैं। एक भौतिक विधि होती है, एक रासायनिक विधि होती है। अब हम इन पे बात, आप अब पढ़ने जा रहे हो, बच्चों को उसमें कंफ्यूजन कभी जाती ही नहीं। अब आप डिफरेंस देखिएगा, यहीं से आपको डिफरेंस पता चलेगा। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, दो तरह की विधियां होती हैं, एक भौतिक होती है, एक रासायनिक होती है। अभी हम भौतिक यूनिट की बात करेंगे, वो आपकी 5 होती हैं, जो इस तरह से लिखी हैं। 1 बाई 1 करके समझते हैं। आता है विलयन की भार प्रतिशतता, आएगा विलयन की भार प्रतिशतता, न्यूमेरिकल इस पर भर भर के आते हैं। तो भार प्रतिशतता को समझते हैं, केवल हम आपको फार्मूला से ही बताएंगे। भार प्रतिशतता क्या होता है आपका? विलय का भार, विलय का भार बटे, भार प्रतिशतता में विलय का भार बटे विलयन का भार, अगर तो विलायक का भार, विलय का भार बटे विलायक का भार, इसको भी W, इसको भी W, गुणा कर देंगे 100। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों की गई। अभी आप केवल और केवल इसको बस देखिएगा। आयतन की बात करें हम तो कहेंगे विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणा हमने की किससे? 100 से की। विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक है। अब भार आयतन की बात करें, हमने कहा विलय का भार, विलय का भार बटे विलयन का आयतन। केवल आप बस सुनते रहिए, ये सब आपको याद होने वाला है। आप लोग खुद ऐसे लिख सकते हो। पीपीएम में सांद्रता की हमने बात की, तो विलय का भार बटे
विलयन का आयतन गुणे, इसमें हम करेंगे 10⁶। क्यों करेंगे सब आपको बताया जाएगा। इसकी हमने बात की तो आपने कहा सर विलय का भार बटे विलयन का आयतन, इसमें हम 10⁹ से गुणा करेंगे। ये भी आपका किस में रहता है ग्राम में, ये भी आपका किस में रहेगा ग्राम में, ये आपका रहता है ml में, ये भी आपका ml में, ये आपका ग्राम में, ये आपका ml में, ये आपका ग्राम में, ये आपका ml में, और सेम आपका ये भी ऐसे ग्राम में, ये भी आपका ml में। बस केवल 5 मिनट ये सभी परिभाषाएं आपको याद होने वाली हैं। क्या होता है ये और इसको किस तरह से हम याद करते हैं, एग्जाम में हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे। देखिए भार प्रतिशतता बताया गया बच्चे, भार प्रतिशतता, यानी जब भार प्रतिशतता पूछे तो ऊपर भी भार नीचे भी भार, ऊपर भी भार नीचे भी भार, और भार को हम बोलते हैं वेट, इसको बोल सकते हैं W/W। आयतन की बात करें तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, आयतन को हम बोलते हैं V, तो इसको आप बोल सकते हो V/V। भार आयतन की बात करें तो W/V। बस हो गया काम। और इसका मानक हम लेते हैं 100, मानक कितना लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, 100 से गुणा करो इसे याद कर सकते हो। मानक हम कितना लेते हैं 100, चाहे आपका 100 ग्राम होगा चाहे आपका 100 ml होगा। अब बनाते हैं परिभाषा। आपका एग्जाम में आया विलयन की भार प्रतिशतता, आप कहोगे 100 ग्राम विलायक में। देखिए विलायक भी लिख सकते हो, विलय भी लिख सकते हो, विलयन भी लिख सकते हो, इतना बड़ा मैटर हमारा नहीं है। विलायक भी लिख सकते हो, विलयन भी लिख सकते हो। तो 100 ग्राम विलयन या विलायक, 100 ग्राम विलयन में विलीन, 100 ग्राम विलयन में विलीन, विलीन नहीं अच्छा लग रहा तो घुले हुए, घुले हुए नहीं अच्छा लग रहा तो उपस्थित। 100 ग्राम विलयन में विलीन या घुले हुए या उपस्थित विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। फिर से सुनिएगा, 100 ग्राम विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इस पे आते हैं, आप कहोगे कि 100 ml क्या कहेंगे, 100 ml विलयन में विलीन, 100 ml विलयन में विलीन या विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। भार आयतन प्रतिशतता में आते हैं तो आप बोलोगे कि 100 ml विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या या 100 ml विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब ppm क्या है और ppb क्या है इसको समझते हैं। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर बिलियन। आजकल सबको पता है क्या है मिलियन क्या है बिलियन। 1 मिलियन में 10⁶ लाख होते हैं और 1 बिलियन में 10⁹ होता है। 1 बिलियन में 10⁶ ग्राम होता है और 1 बिलियन में 10⁹ ग्राम होता है। तो हमारी परिभाषा बनती है कि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, किसी विलयन के 1 मिलियन, देखिए मिलियन है ना, किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। या ऐसे आप कह सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के मिलीग्रामों की संख्या विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। जैसे आपको सुटेबल लगे। इसका क्या बनाएंगे आप, इसका आप बताएंगे कि विलयन के 1 बिलियन आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ppb में सांद्रता कहते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब एग्जाम्पल मुख्य होता है, इसमें हमने एग्जाम्पल में लिखा हमने 5% ग्लूकोज। हमने एग्जाम में ऐसे आएगा
कि किसी विलयन में 5% ग्लूकोज घुला है तो उसकी भार प्रसक्ता बताओ। तो इस 5% ग्लूकोज का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे 5% ग्लूकोज का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलायन में या 100 ग्राम विलायन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ध्यान सुनिएगा, 5% ग्लूकोज का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। हमने कहा 25% C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। तो इसमें आप बताओगे कि इसका यह अर्थ क्या? 25% एथिल अल्कोहल का अर्थ यह है कि किसी विलयन के 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में 25 ml एथिल अल्कोहल उपस्थित है। और अच्छे से समझो इसको कि हमने 100 ml का विलयन लिया, इस विलयन का कितना है? पूरा 100 ml। देखो विलयन, विलयन का मतलब एथिल अल्कोहल भी और जल भी। तो इसमें एथिल अल्कोहल है 25 ml, बचा वाला आपका 75 ml क्या है? जल। 75 प्लस 25 मिलकर आपका क्या हुआ? 100। अब चीजें सर जी हमारी क्लियर हुई हैं। इसी प्रकार से इसमें हम बोलते हैं 10% NaCl, इसका मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। बिल्कुल क्लियर है चीजें। और हमने यहाँ पे बोल दिया कि 10 ppm, 10 ppm। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि NaCl के 10 ppm का यह अर्थ है कि विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में 10 ग्राम आपका जो है नमक उपस्थित है। और अगर हम यहाँ पे 10 ppm यहाँ कर दें तो 10 की घात 9 ग्राम में 10 ग्राम आपका नमक उपस्थित है। कुल मिला के अगर आप चीजों को समझ गए तो इससे सरल कुछ नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो आपको बिल्कुल ये याद होने ही नहीं वाली है। अगर हम इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी पूरा चैप्टर कवर करना है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप थम्स अप का निशान बताइएगा, कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर जो इमोजी भेजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को उतनी बैक करके दोबारा देख लें, 100% आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम विलायक में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार प्रसक्ता कहते हैं। 100 ml विलयन में विलीन विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रसक्ता कहते हैं। और 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार आयतन प्रसक्ता कहते हैं। और किसी विलयन के 10 की घात 6 ml में विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। और किसी विलयन के 10 की घात 9 ml आयतन में विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ppb में सांद्रता कहते हैं। और 5% ग्लूकोज का अर्थ यह है किसी विलयन के 100 ग्राम, किसी विलयन में जो आपका 100 ग्राम विलयन है उसमें से 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करें। नोट्स अगर बने हैं आपके बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बने हैं तो आप नोट्स बनाते रहें। लेकिन आप लोग जो है हमें पता है 1 नंबर के आलसी हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शंस में जो आपको लिंक मिल रही है उस पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। अब हम आते हैं रासायनिक मात्रकों पे आते हैं, रासायनिक यूनिट पे आते हैं। ये जो बच्चे आपके हैं ये आपके भौतिक यूनिट से भी सुपर डुपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, पहला आपका आता है ग्राम पर लीटर में सांद्रता। पहला आपका आता है ग्राम पर लीटर में सांद्रता। दूसरा आपका आता है मोलरता। तीसरा आपका आता है मोललता। चौथा आपका आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आपका बाद में आता है। चौथा आपका आता है नॉर्मलता। पांचवा बच्चे आपका आता है मोल प्रभाज। बिल्कुल ऐसा याद करेंगे कि कभी भूलो नहीं। रात में आपको सपने में भी मोलरता की परिभाषा याद आएगी। और हम हमेशा से कहते आए हैं कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा दो। अब हम बात करते हैं ग्राम पर लीटर में सांद्रता। और जिस तरह से हम आपको समझाएं आपको पता होगा कि हम थ्योरी को कभी रटाते ही नहीं है। परिभाषा कभी याद ही ना करो, उसके साथ जो आपका जो फार्मूला हो उसको याद करिए, उससे परिभाषा बनाइए।
फार्मूला नहीं हो तो डायग्राम याद कीजिए, उससे परिभाषा बनाइए, आपके काफी काम आसान हो जाएंगे। ग्राम पर लीटर की सांद्रता की बात कर रहे हैं तो विलय का भार लेंगे ग्राम में, विलय का भार लेंगे बच्चों ग्राम में, बटे लेंगे विलयन का आयतन, बटे क्या लेंगे विलयन का आयतन। अंतर क्या है इसमें, सब चीजें हम लेंगे लीटर में, अंतर क्या है इसमें चीजें लेंगे लीटर में। अब आपको परिभाषा बना सकते हो, 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन के ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्या आप कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। एक बार और देखते हैं, 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्लियर है। मोलरता की बात करते हैं जो 100% आपका सुपर डुपर हिट क्वेश्चन होने वाला है और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या, क्या लिखोगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये मोल क्या है अभी आपको बताएंगे। मोललता की बात करते हैं तो बच्चे मोल यहाँ पर है, मोल यहाँ पर है, तो मोल यहाँ पर रहेगा, मोल यहाँ पर भी रहेगा, तो इसकी भी परिभाषा आपकी बनी, जो फार्मूला बना विलय के मोलों की संख्या। तो इसमें कुछ तो चेंज होगा, तो बिल्कुल होगा, विलयन की जगह क्या आपका होगा विलायक, और आयतन की जगह आपका क्या होगा भार, लीटर की जगह क्या कर दोगे किलोग्राम, क्योंकि आयतन को हम लीटर में मापते हैं, भार को हम किलोग्राम में मापते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हों उनसे पढ़ लेना, वो आपको पढ़ा देंगे। नॉर्मलता की हम बात करते हैं तो नॉर्मलता में भी अंतर होगा, यहाँ पे मोल नहीं है तो ऊपर ही अंतर कर दो। अंतर क्या करेंगे सर जी, हम यहाँ पर कहेंगे विलय के तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर हम करेंगे विलय के तुल्यांकों की संख्या, और बटे में सर जी हमारा क्या रहेगा विलयन का आयतन। विलय के तुल्यांकों की संख्या और बटे हमारा रहेगा विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। क्लियर है बिल्कुल। अब हमने बात की मोलरता की, तो सॉरी मोल प्रभाज की गई, तो विलय के एक घटक के मोलों की संख्या, विलय के एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलय के विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलय नहीं विलयन कर लीजिएगा कि विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या। क्या करते हैं, अभी करते हैं इनको हम याद। पहले याद करने से पहले इस मोल को समझ लें हम कि मोल क्या है। जैसे हम किसी भी चीज को किलोग्राम को ग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, फुट में, इंच में, सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी प्रकार से पदार्थों के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, उसको हम मोल में मापते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो मोलों के लिए हम बताते हैं भार बटे अनुभार। मोलों की संख्या निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है भार बटे अनुभार। भार और अनुभार को आपस में भाग कर दो, आपके मोलों की संख्या बच्चे आ जाएगी। भार और अनुभार को आप भाग कर दो, आपके मोलों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि ये चीज हमको बहुत प्रॉब्लम करती है, तो हमने आपको पहले बता दिया कि मोलों की संख्या होती है भार बटे अनुभार। अब आपका आया था यहाँ पे तुल्यांक, तो तुल्यांकों की संख्या के लिए आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार की हम बात करेंगे, तो तुल्यांकी भार किस तरह से निकालते हैं, तुल्यांक बराबर, तो ये थोड़ा हल्का सा पेचीदा चीज है। तुल्यांकी भार के लिए होता है अम्ल का अनुभार, अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल क्षार का क्या हो अनुभार, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे क्षारकता या अम्लता से, क्षारकता या अम्लता से। जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी आगे, फिलहाल के लिए अभी आप इतना जान लो। अब हम इसकी परिभाषा याद करते हैं। मोलरता के लिए 1 लीटर विलयन में विलीन
1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता में आपका 1 लीटर रहेगा, मोलरता में आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा। नॉर्मलता की बात करें तो 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मोल प्रभाव आता है तो मोल प्रभाव में बस ऐसे याद कर लीजिए कि विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन में बहुत सारे घटक होते हैं। सपोज हमने एक विलयन में 4-5 चीजें मिला दी, तो उन 4-5 चीजों में से किसी एक घटक के जिसका हमें मोल प्रभाव निकालना है, तो विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल गाना की तरह इसको याद कर लीजिए। क्या कठिन चीजें हैं इसमें? ग्राम पर लीटर में सांद्रता, 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। मोलरता पूछे तो 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता पूछ ले तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता के लिए आप बताओगे कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को इसका नॉर्मलता कहते हैं। और मोल प्रभाव में कहोगे विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या उसके कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। बस केवल 1-2 मिनट लगने हैं, आपको सभी चीजें तैयार हो जानी है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं क्या होता है और किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सवाल लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कम से कम आपका 3 से 4 नंबर देके जाएंगे। कह रहा है कि यूरिया का 1 विलयन, खूब ध्यान से समझिएगा, हम एक सवाल लगाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसके बेस पर 10 सवाल लगा सकते हो। यूरिया का 1 विलयन भार से 6% है, और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 6% का मतलब है कि 100 ग्राम यूरिया में या 100 ग्राम विलयन में तुम्हारा 6 ग्राम क्या है? यूरिया। समझ गए? यहां पे आप लिखोगे क्या दिया है? यूरिया का भार, यूरिया का भार कितना दिया है? 6 ग्राम। पहले आप यहाँ पे लिख लोगे कि किसी विलयन में यूरिया का भार 6% है, इसका अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में आपका 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसके बाद आप लिखोगे यूरिया का भार बराबर कितना दिया है? 6 ग्राम। हम हमेशा कहते हैं कि दिया है भार, निकाल लो अणुभार, और भगवान की कृपा से आपको अणुभार भी दिया है। तो यूरिया का अणुभार आपको कितना दिया है? आपका 60। ठीक है, अणुभार कितना गया है? 60। इसका मतलब होता है ग्राम पर मोल। दिया है भार और दिया भी था अणुभार। दिया हो भार, निकाल लो अणुभार और करा दो भाग। हम याद कर लीजिएगा इसको, दिया हो भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, यानी भार और अणुभार का हमने क्या करा दिया भैया? भाग। तो दिया है भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, तो आ जाएगी हमारी मोलों की संख्या। क्या आ जाएगी? हमारी मोलों की संख्या। दिया हो भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, तो आ जाएगी मोलों की संख्या। भार भी हमारा कितना दिया है? 6, और भार दिया है 60। 6 कम 6, 6 52 60। 1/10 को हम कह सकते हैं 0.1 मोल। यानी यूरिया में मोलों की जो संख्या है वो 0.1 मोल हमारे यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा विलयन है तो विलयन में यूरिया के साथ जली तो है, जल लिखा भी है, तो जल का भार। अब कौन बहादुर है जो हमको बताएगा जल का भार? कौन बहादुर है यहाँ पर जो हमको जल का भार बताएगा? तुरंत जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जल का भार। अरे पागलों, पूरे विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम। जो विलयन का भार है कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पूरा विलयन है, 6 ग्राम यूरिया घटा दो तो 94 ग्राम जल आया। जल का भार कितना है? 100 ग्राम, सॉरी 94 ग्राम। जल का भार कितना है हमारा? 94 ग्राम। फिर हम कहते हैं दिया हो भार, निकाल लो अणुभार। जल का फार्मूला होता है H2O का अणुभार।
आपको अणुभार निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसमें अणुभार निकालना एक वीडियो पढ़िए, देख लीजिए जाके। H2O का अणुभार H का 1 होता है, 2 संख्या है, 2 से ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18। अणुभार आ गया हमारा 18 ग्राम पर मोल। दिया है भार, निकाल लिया अणुभार। अब करा देंगे हम दोनों का भाग, यानी अब हम करा देंगे भाग, यानी भार बटे अणुभार। जब दोनों का हम भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, देखिए कंफ्यूज मत होना, ये आपके मोलों की संख्या है यूरिया की, ये आपके है जल की, समझे, जल के मोलों की संख्या। भैया भार हमारा दिया था 94 और भार दिया हमारा 18। 18 से हम इसको काटने चले, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 से 54। बच्चों की तरह बताना था ना सबको, चक्कू 72, 18 पंचे क्या होता है 90। तो इसको जब भाग देंगे हम जाएंगे 18 पंचे 90, 4 बचा 40 हुआ, तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 36, 5.22 क्या आ गए मोल। ये आपका किसके मोल आ गए, जल के। क्लियर है बिल्कुल। अब कुल मोल निकाल ले, कुल मोल, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। अच्छा, कुल मोलों की संख्या सीधी बात है, दो चीज है, यूरिया है जल है। यूरिया के मोल है 0.1, जल के मोल है 5.22, तो दोनों को जोड़ के इसका आ गया 5.32 मोल, यानी हमारे पूरे विलयन में 5.32 मोल उपस्थित है। क्लियर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे हम भाई, यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज पूछ रहा है, ऊपर वाला मिरेज कर देते हैं, लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यूरिया और जल के मोल प्रभाज। तो यहां पर हम लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। तो जो यूरिया का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो यूरिया के मोल ऊपर रहेंगे, यूरिया के मोल कहां रहेंगे आपके ऊपर, और नीचे रहेंगे कुल मोल। यूरिया के मोल रहेंगे ऊपर और नीचे रहेंगे कुल मोल। अच्छा, यूरिया के मोल अभी आपने कितने निकाले, 0.1 निकाले थे। कुल मोल अभी आपने कितने निकाले, 5.32 निकाला। दशमलव से दशमलव काटा, ऊपर आ गया 0.10। इसको जो आप डिवाइड करोगे तो आपका समथिंग आएगा 0.9812, इतना समथिंग आपका आएगा यूरिया के मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज आपका आ गया। अब आपको चाहिए जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज की परिभाषा से हमें पता है कि जल के मोल ऊपर रहेंगे, जल के मोल बाबूजी ऊपर रहेंगे और नीचे रहेंगे कुल मोल। इससे हमको चीज समझ में आई, यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लेते तो यूरिया के मोल ऊपर है, जल का मोल प्रभाज निकाल लेते तो जल के मोल ऊपर है, अपॉन में हमारे कुल मोल ही रहते हैं। जल के मोल अभी हमने निकाले 5.22 और कुल मोल है आपके 5.32। अगर 2 यहाँ पर होता तो 1 आता, अगर बराबर संख्या होती तो 1 आता, थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको जब डिवाइड देके आओगे तो 0.018 आएगा। यही दोनों आपके आंसर है, आपके सवाल ये आपको नंबर देके चला जाएगा। एक चीज आपको और बता दें, अगर आपको आंसर चेक करना हो, कभी भी अगर आपको आंसर चेक करना हो तो उसका जो तरीका होता है, अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप दोनों के मोलों को जोड़ लो, यूरिया का मोल प्रभाज प्लस जल का मोल प्रभाज, दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ लो। जल का मोल प्रभाज, यूरिया के मोल प्रभाज 0.9812, जल का मोल प्रभाज 0.0018। जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको क्या करोगे, जोड़ोगे 187 समथिंग आएगा। जब इनको जोड़ोगे तो 7 2 9 8 1 9 8 1 9 9 0.99, यानी दोनों का योग अगर 1 आ रहा है, देखो 0.999 एक ही तो बराबर है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पर 7 है, जब संख्या 5 से ज्यादा होगी तो वहां पर 8 कर ले, तो जब 8 करोगे तो 1 ही तो आएगा। दोनों का योग यानी 1 होता है। दूसरा तरीका ये भी था कि आपने यूरिया के मोल निकाल लिए, 1 से घटा दो, आपका यही आंसर आ जाएगा।
कि आपके मोल प्रभाज पर डिपेंडेंट एक आंसर था जो आपने लगाया है। ठीक है, गुड। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहां पर, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको आप सबसे चाहिए। हम आपको बोल रहे हैं एथिल अल्कोहल का भार C2H5OH का भार जो है, C2H5OH का भार जो है वो 92 ग्राम है। ठीक है, आप क्या निकाल लोगे? अणुभार निकाल लेना, आप अणुभार निकाल लेना, इन दोनों का भाग करा लेना, मोल निकाल लेना। ठीक है, और जो जल का भार है, सवाल में जल का भार है वो आपको दिया है 72 ग्राम। आप इसका भी अणुभार निकाल लेना, भाग करा के मोलों की संख्या निकाल लेना। अब आपसे दोनों का मोल प्रभाज पूछा है, दोनों का मोल प्रभाज आपसे पूछा है। सवाल हम आपको बोल देते हैं कि C2H5 का भार 92 ग्राम है और जल का भार 72 ग्राम है, इन दोनों के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज बताओ। कमेंट सेक्शन में हमको दोनों के आंसर चाहिए। जल्दी से आप ये सवाल लगा के वीडियो पॉज करके सवाल को लगाइए और तुरंत इसका आंसर हमें बताइए। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब एक एक न्यूमेरिकल मोलरता और मोलरता पे देख लेते हैं, फिर आपकी आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। ओके, कह रहा है क्वेश्चन 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। NaBr की मोलरता बताओ। चाहे आपका मोलरता हो, चाहे आपका मोलरता हो, चाहे आपका नॉर्मलता हो, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। विलयन का भार दिया होगा, आयतन दिया होगा और विलय का भार दिया होगा, और आपसे मोलरता नॉर्मलता पूछ लेगा। तो इसको समझते हैं अच्छे से। जो आपको दिया है नोट करिए, NaBr का भार, NaBr का भार कितना दिया है? 20.6 ग्राम। कहते कहते थक गए आप सबसे, आप सब सुनते सुनते थक गए होंगे कि NaBr का भार दिया हो, भार निकाल लो अणुभार। अब सबसे बड़ी समस्या है NaBr का अणुभार कैसे बताएं। तो इसके आपके परमाणु भार पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार 80 होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देता है, बाकी आपको ये याद होने चाहिए। आवर्त सारणी की वीडियो हमने आपको पूरी सिखाई है, एक एक तत्व के बारे में आपको बताया है। प्लेलिस्ट में जाके आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। आप इन दोनों को ऐड कर दिए, आपका आया 113। जो आपका 113 आया, 80 में आपने 23 जोड़ा, आगा आपका 103 ग्राम पर मोल। फिर हम कहेंगे दिया है भार, निकाल लो भार, करा दो भाग। हमने दोनों का भार बटे भार कर दिया, तो हमारे आ गए मोल। क्या आ गए? हमारे मोलों की संख्या आ गई। भार दिया हमारा 20.6 ग्राम, अणुभार दिया है हमारा 103 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला जाएगा, तो आपका मात्रक आएगा, आंसर आएगा मोल में आएगा। अब देखिएगा 103 दूनी 206 होता है, 103 दूना 206 होता है। अब एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.2 मोल आ गया। मोल आ गए आपके NaBr के मोल कितने आ गए? 0.2। क्लियर है आपका? अब आयतन, जल का आयतन, जल का आयतन आपको सवाल में दिया है 500 ml, लेकिन मोलरता की परिभाषा चीख चीख के हमसे कहती है कि मोलरता आपको चाहिए लीटर में। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए 500 को 1000 से भाग कर दिया और हमारा आंसर आता है 1000 को जब हम 500 से भाग करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 को 10 से भाग देंगे 0.5 लीटर। सीधी बात है ना, 500 ml आधे लीटर तो होता है भाई, 500 ml आधे लीटर तो होता है। अब हम लगा लेंगे मोलरता। मोलरता का फार्मूला हमने पढ़ा है, मोलरता का फार्मूला होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। देखिए हम आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मोलों की संख्या लिखे हैं, विलयन का आयतन लिखे हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बोल सब रहे हैं, लिख आपके काम की चीज रहे हैं। मोल आपके कितने आए हैं? 0.2 मोल। आयतन आपका कितना है? 0.5 है, दशमलव से दशमलव कट गया, 5 चक्कू 20 होता है, 0.4 आंसर आपका आ गया। क्लियर है? बिल्कुल हद से ज्यादा सरल सवाल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी मोलरता, अच्छा मात्रक देखिए, मोल ऊपर है लीटर नीचे है, तो 0.4 मोल पर लीटर।
क्लियर है? 0.4 मोल पर लीटर। इसी तरह से आपके मोलरता के फार्मूले आएंगे, इसी तरह से मोलरता लगेगी और इसी तरह से आपके नॉर्मलता भी आते हैं। अब आपको बाकी अन्य डिटेल में अगर न्यूमेरिकल हम बताने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम ना लेते हुए आपके जो 2 फार्मूला बच रहे थे उनको हम बता देते हैं, आप उसको हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका टफेस्ट पेपर बनता है तो उसको भी आप करके आएंगे। एक फार्मूला आपका होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। एक आपका फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। क्लियर है? यानी n बराबर नॉर्मलता मीन्स m और क्षारकता आप ऐसे लिख सकते हो। सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि किसी विलीन की नॉर्मलता इतनी है, क्षारकता इतनी है, मोलरता बताओ, या नॉर्मलता इतनी है, मोलरता इतनी है, क्षारकता बताओ। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इससे बना सकता है। मैं लिख के दावा कर रहा हूं कि आपका 1 नंबर में क्वेश्चन इससे आपका फंस सकता है। 2 चीजें दी होंगी, एक आपसे पूछ लेगा। दूसरा फार्मूला आपका होता है W बराबर NeV बटा 1000। क्या है सर जी ये? W बराबर NeV बटा 1000। n आपका जहां पर क्या है? नॉर्मलता है। E जहां पर आपका क्या है? तुल्यांकी भार है। और V आपका क्या यहां पर है? आयतन है। और W यहां पर आपका क्या है? भार। तो अगर आपका तुल्यांकी भार है, आयतन है, नॉर्मलता है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हो। W बराबर NeV बटा 1000। NeV को आप VEN कर सकते हो। W बराबर वेन बटा 1000, क्योंकि वेन डायग्राम वगैरह आपने चीजों को देखा होगा। तो अब आपको बता रहे हैं कि आपके विलियन का जो एक भाग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम एंट्री करते हैं विलियन के भाग 2 में। विलियन के भाग 2 में पहुंचने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिसको हम बीचों बीच में यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको कहीं न कहीं पढ़ने में आ भी जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछ लेता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछ लेता है। अणुसंख्य गुण क्या पूछ लेता है? अणुसंख्य गुण। समझते हैं अणुसंख्य गुण को। देखिए अणुसंख्य गुण, नाम को आप पकड़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अणु यानी विलय के अणु, अणु मतलब विलय के अणु। संख्य, संख्य का मतलब संख्या। बस किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलायक के निश्चित आयतन में, कैसे आयतन? निश्चित आयतन में 100 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, किसी निश्चित आयतन में विलय के कणों, अब कण में क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, की संख्या पर जो निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, विलयन के वे भौतिक गुण जो किसी निश्चित विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कण यानी इसके अणु हो, आयन हो, उनकी जब संख्या पर जो गुण डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करते हैं, उनको हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइन से आता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक टिक करना होता है। तो अणुसंख्य गुण क्या क्या होते हैं? पहला आपका होता है बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब अणुसंख्य गुण के अंदर आता है। क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, इसमें वाष्प दाब का अवनमन भी है। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरे में आता है आपका क्वथनांक, और क्वथनांक का उन्नयन भी हम पढ़ेंगे। चौथा आपका आता है बच्चों हिमांक, और हिमांक का अवनमन भी हम पढ़ेंगे। यानी हमारी 3-4 चीजें होती हैं, परासरण दाब हुआ, वाष्प दाब हुआ, क्वथनांक हुआ, हिमांक हुआ। ये हमारे अणुसंख्य गुण, जो ये गुण है वो विलयन के अणुसंख्य गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके साथ में आपको ऑप्शन दे देगा पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुण नहीं है। पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुण नहीं है। तो परासरण दाब तक पहुंचने से पहले हम आपको 2 चीजें बताते हैं। एक हम आप पर चर्चा करेंगे परासरण की, कि परासरण क्या होता है, और दूसरा हम चर्चा करेंगे विसरण की, कि विसरण क्या होता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए,
लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली, हम परासरण पर भी चर्चा करेंगे, विसरण पर भी चर्चा करेंगे, इन दोनों के बीच अंतर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो है अर्धपारगम्य झिल्ली। नाम से परिभाषा याद कराते हैं, नाम से परिभाषा याद करिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब आर पार जाने वाली झिल्ली, यानी ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने दे। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने दे, लेकिन विलय के अणुओं को रोक ले, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे आप सुबह सुबह चाय छानते हैं तो चाय पत्ती को ऊपर रोक लेता है, बाकी आपका जो विलयन है वो नीचे चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। जब आप प्याज छीलते हो तो प्याज की बहुत सी पतली परत आपके हाथ में कभी कभी आ जाती है, आप उसको देखते हो, वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। इसके अलावा आपके बकरे का मूत्राशय हुआ, अंडे की झिल्ली हुई, कोसा झिल्लियां हैं, ये सब आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एक आपको एग्जाम्पल और बताते हैं हम। आप क्या करिएगा, जो आप किशमिश आती है उस किशमिश को रात में आप पानी में डुबो के रख दीजिएगा, सुबह आपको वो फूली हुई मिलेगी, कि उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उससे पानी अंदर प्रवेश कर गया और उसको फुला दी। इसी प्रकार से आप अंगूर को आप शहद में डुबा के रखिएगा, रात में आप अंगूर को लीजिएगा और शहद में डुबा के रख दीजिएगा, सुबह आप देखेंगे अंगूर आपको पिचका हुआ मिलेगा, क्योंकि जो अंगूर के अंदर जो पानी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर की ओर चला गया। ये आपके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स होते हैं। बच्चे अर्धपारगम्य झिल्ली को तक कंफ्यूजन में ले लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनाई जाती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है Cu2Fe6 की। क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं हम परासरण पे। परासरण, सपोज क्या होता है कि ये आपका एक बीकर है, बीकर में आपने यहां पर लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, हमने इस बीकर में यहां पर क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, और इधर हमने भर दिया शुद्ध विलायक, और इधर भरा है हमारा विलयन। इधर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, उधर हमारा भरा है विलयन। तो परिभाषा बनती है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको हम परासरण कहते हैं। यानी समझिए आप, शुद्ध विलायक पतला होगा, विलायक पतला होगा, विलयन गाढ़ा होगा, क्योंकि विलयन में विलय घुला है। तो पतला चीज तनु चीज जब सांद्र चीज की ओर जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, उसको आप परासरण कहते हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर विसरण जो होता है, प्रवाह जो होता है, ये प्रवाह स्वतः होता है, इसको आप कहते हैं परासरण। इसको आप क्या बोल देते हैं, परासरण। फिर से आप लास्ट टाइम सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा और साथ में बोलिएगा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्रण की। किसकी बात करते हैं बच्चों, मिश्रण की। अब ध्यान से सुनिएगा हमने यहाँ पर अब किसी झिल्ली नहीं लगाई, खूब ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पर मिश्रण को समझने के लिए सपोज हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, इधर हमने भर दिया विलायक या समझ लो तनु विलयन है, इधर हमने भर दिया सांद्र विलयन, ठीक है। और फिर अब हमने इसको हटा दिया, अब हमने इसको एकदम से हटा दिया। सपोज एक बीकर था, बीकर में बीचों बीच में हमने एक अवरोध लगाया, इधर तनु भर दिया, इधर सांद्र भर दिया, एकदम से इसको हटा दिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे झिल्ली थी तो केवल विलायक इधर जा रहा था, अब क्या करेगा, कुछ कण इधर भागेंगे, कुछ कण इसके इधर भागेंगे। तो अब इसी को ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन करिएगा। यदि दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को, भिन्न सांद्रता का मतलब कोई पतला होगा कोई गाढ़ा होगा,
यदि दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को सीधे हम संपर्क में रख दें, सीधे संपर्क में रख दें, तो विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, देखिए विलायक के कण, विलायक के जो अणु है वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, और जो विलय के कण है वो सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जो प्रवाह करते हैं, तो इसी को हम विसरण कहते हैं। खूब ध्यान से, भी इसको आप नहीं समझे समझिएगा। जो हमारा तन विलयन है यानी पतला, जो तो पतला विलयन है यानी जो हमारा तन विलयन है, इसमें विलायक ज्यादा होगा, विलायक ज्यादा होगा, विलय कम होगा। और जो हमारा सांद्र विलयन होगा यानी जो गाढ़ा विलयन होगा, उस गाढ़े विलयन में आपका क्या होगा, विलायक कम होगा, विलायक कम होगा और विलय ज्यादा होगा, तभी तो विलयन ज्यादा है। अब समझो तन विलयन से क्या जाएगा, देखिए इसमें विलायक ज्यादा है। आपके घर में अगर कोई पड़ोसी आपके चीनी लेने आया है, तो आपके घर में अगर चीनी ज्यादा है तो आप उसको दोगे। आप पड़ोसी के घर में नमक लेने गए, उसके घर में नमक ज्यादा है तो वो आपको देगा। तो यानी जो चीज ज्यादा है वो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर विलायक ज्यादा है विलायक ज्यादा है तो तन विलयन में से विलायक के और सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन में से विलय के कण तन विलयन की ओर जो आपका क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, हम उसको विसरण कहते हैं। और विसरण में आपका प्रवाह दोनों तरफ से होता है। अब परासरण और विसरण में अंतर आ जाए बेटा, तो पहला अंतर तो इसकी दोनों की डिफिनीशन ही है। दूसरा अंतर, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगी होती है। तीसरा अंतर, इसमें प्रवाह एक दिशा में होता है, इसमें प्रवाह दोनों ही दिशाओं में होता है। आई होप सॉरी आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। अब परासरण और विसरण की जब चर्चा कर रहे हैं, तो अब परासरण दाब पे भी हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि क्या होता है परासरण दाब। बच्चों हमने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो के बाद आपको विलयन को दोबारा टच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बच्चों एक चीज हम बता दें कि आप सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला देखिए पढ़ना तो नेसेसरी आपके लिए है ही, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब ही होता है विद्या का अर्थी, यानी विद्या को ग्रहण करने वाला। आपके पास केवल एक ही काम है, विद्या को ग्रहण करना। जहां से भी मिले बस ग्रहण कीजिए, ये तो आपका काम है ही। कि अगर आप विद्या भी नहीं ग्रहण कर रहे तो आप विद्यार्थी हुए नहीं, तो आप मूर्ख बना रहे हो खुद को, अपने घर वालों को। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बढ़िया खान पान रखिएगा, पौष्टिक खाना खाइएगा, ज्यादा इधर चक्कर में ना पड़िएगा, इधर उधर के जो आपके चाइनीज फूड हैं बिल्कुल इनके चक्कर में ना पड़िएगा। पौष्टिक खाना खाइए और सीमित खाइए, और अपना एक पूरा शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आपको शरीर को फिट रखना है। क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत वो कुछ 4-5 आपके जो 6 दिन है वो डिसाइड करेंगे। और उसके बीच में अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देगा। तो ये आप पर है कि आप कितना ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। आते हैं वापस टॉपिक पर, परासरण दाब। परासरण हमने पढ़ा, अब परासरण दाब क्या है, अब खूब ध्यान से सुनिएगा। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक विलयन की ओर जा रहा है। क्लियर है बिल्कुल। अब हमने क्या किया, इस पर हमने एक दाब लगाना शुरू किया, अलग से प्रेशर दाबना शुरू किया। अच्छा, जब हम इस पर दाब लगाएंगे तो क्या होगा कि जो विलायक इधर जा रहा है वो धीरे धीरे इसमें जाना कम होगा, और दाब बढ़ाएंगे और कम होगा, और दाब बढ़ाएंगे और कम होगा, और एक ऐसा दाब आएगा, एक ऐसा नियत मान आएगा कि इसमें ये प्रवेश करना ही बंद कर देगा। शुद्ध विलायक अपनी जगह, विलयन अपनी जगह, कोई भी कण ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा है। उस न्यूनतम दाब को ही, वह न्यूनतम दाब जिसमें से शुद्ध विलायक के कण विलयन में प्रवेश होने से रुक जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर वापस नहीं जाते हैं, उसको परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। आपको फिर से सुनिएगा कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखने पर, या विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो विलयन पर अतिरिक्त न्यूनतम दाब लगाया जाता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। अब इसको लिख के टाइम वेस्ट करना आपका हम जरूरी नहीं समझते। आप इससे परिभाषा बनाइए और साथ में बोलिएगा। क्या कहे हमने हमने कहा सामने देखिएगा आप, और साथ में
इमेजिन करने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर यानी अलग रखने के लिए जो आपको विलयन पर मतलब ऊपर जो आपको अतिरिक्त यानी फालतू न्यूनतम यानी कम से कम, भाई अगर हमारे 2 एटीएम का दाब लगाने से रुक रहा है तुम 4 एटीएम क्यों लगाएंगे? न्यूनतम दाब जो लगाते हैं वही परासरण दाब कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल? ओके। अब परासरण दाब का जो मापन करते हैं बच्चे, वो मापन 2 विधि से होता है। एक आपका होता है बर्कले हार्टले विधि। बर्कले हार्टले विधि कभी कभी पूछ लेते हैं कि बर्कले हार्टले विधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुत ही बेसिक तरीका है और बहुत ज्यादा बेसिक तरीका कहेंगे और इजी है, यानी ऐसे वे में है कि आप इसको एक बार मतलब इसका एक ही यही तरीका है बर्कले हार्टले विधि। हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, एक बार भी अगर आप उसको पढ़ेंगे इतनी आसान भाषा में हमने नोट्स दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर ना हम टाइम स्पेंड करते हुए परासरण के नियम पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ लेते हैं, परासरण के नियम। ओके, तो अगर आपको अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है तो अभी के भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, अब बताते हैं हम आगे। आता है परासरण दाब के नियम। तो बच्चों परासरण दाब के जो नियम थे वो वाइट हाफ ने दिए थे। परासरण दाब के नियम किसने दिए थे बच्चों? वाइट हाफ ने दिए थे। वाइट हाफ ने बताया कि जो आपके गैस है, गैस जो आपके क्या है, गैस के जो गुण हैं वो तन विलयनों के, देखो सांद्र की बात नहीं कर रहे, तन विलयन जो गैसों के गुण हैं वो तन विलयनों के नियम जो हैं, गैसों के गुण हैं वो जो तन विलयनों के गुण हैं, इन दोनों में समानता होती है। और इन दोनों में जब समानता होती है तो इन दोनों के नियम भी आपस में मिलते हैं। तो इन्होंने 2 नियम दिए, एक बॉयल-वाइट हाफ गुणांक, एक चार्ल्स-वाइट हाफ गुणांक। तो इसके लिए बच्चों आपको केवल 3 चीज याद करनी होंगी, एक P, एक C और एक T। P, C, T। जो P आपका है यहाँ पर प्रेशर यानी दाब, जो C है यहाँ पर मोलर सांद्रता, और यहां पर आपको बताएंगे कि मोलर सांद्रता को ही आप मोलरता कह सकते हो, चाहे आप मोलरता कहिए चाहे मोलर सांद्रता कहिए। T इज द परमता, क्या बोलिएगा, तापमान। क्लियर है? अब देखिएगा हम किसी 2 को लेंगे, बॉयल का मतलब होता है उबलने से, और उबलते चीज तब है जब ताप की बात होती है। तो इसमें हम तापमान को कर देंगे स्थिर ताप पर P समानुपाती C, यही आपका क्या हो गया, बॉयल-वाइट हाफ गुणांक। अब चार्ल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कर देंगे मोलर सांद्रता को स्थिर। तो स्थिर मोलर सांद्रता, अभी आपको सब समझ में आएगा, अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं। स्थिर मोलर सांद्रता पर P समानुपाती T। जब बहुत इंपॉर्टेंट नियम हैं ये, बॉयल-वाइट हाफ नियम और चार्ल्स-वाइट हाफ नियम। इसको आप चाहे गुणांक बोलते हैं चाहे आप यहाँ पे नियम बोलते हैं, बॉयल-वाइट हाफ नियम, चार्ल्स-वाइट हाफ नियम। ठीक है, अब ये क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है, यही बॉयल-वाइट हाफ नियम है। चार्ल्स-वाइट हाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, यही चार्ल्स-वाइट हाफ नियम कहलाता है। ये PC से आप प्रियंका चोपड़ा याद कर सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा यानी PC करे PT। क्लियर है बिल्कुल? अब देखिए इन दोनों के संयोग से एक समीकरण बनाएंगे, वाइट हाफ समीकरण। उसको क्या बोलते हैं, वाइट हाफ समीकरण। पेपर में ऐसे आता है वाइट हाफ गुणांक क्या है, इसके समीकरण को बताएं या इसके समीकरण को बनाएं। तो वाइट हाफ समीकरण देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो आपका प्रथम नियम कह रहा है
प्रथम नियम से P समानुपाती क्या है C, जो द्वितीय नियम कह रहा है द्वितीय नियम से P समानुपाती T। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आपसे कहा कि मेरी उम्र आपकी उम्र के बराबर है ना। तो मैंने कहा कि मेरी उम्र सोहन के उम्र के बराबर है, और सोहन ने कहा कि मेरी उम्र माही के उम्र के बराबर है। यानी कौन कौन है, मैं हूं, को ध्यान सुनना, सोहन है और माही है। तो मेरी उम्र बराबर है सोहन के और सोहन की उम्र बराबर है माही के। तो इसका मतलब क्या, मेरी भी उम्र माही के बराबर है, यानी तीनों की उम्र आपस में क्या हो गई, बराबर। इसी तरह से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि P समानुपाती C के और P समानुपाती T के, तो P समानुपाती ही होगा C और T के। भाई P C के समानुपाती, P T के समानुपाती, तो P दोनों के भी समानुपाती हो सकता है। दोनों समीकरण को हमने मिला दिया। और बचपन से लेके आपको पढ़ते आ रहे, आपको पता होते आ रहा है कि जब जब हम समानुपात का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और उस नियतांक को हम बोलते हैं R C T। लेकिन कभी कभी हम R की जगह S भी लिख देते हैं, तो S C T, ये आपका फार्मूला बना। इसको हम बोलते हैं वांट हाफ समीकरण। और इस R या S का मान होता है बच्चे 0.0821। याद कर लीजिएगा बिल्कुल, 0.0821। अगर एक नहीं याद हो रहा तो एक हटा दीजिए, 0.082, 0.082। और इसका मात्रक नहीं बच्चों को याद होता है, इसका मात्रक क्या है बच्चों, लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल, केल्विन, केल्विन पर इनवर्स है, और मोल पर इनवर्स है, और मोल पर इनवर्स है। ये नहीं बच्चों क्या होता है, इसके लिए हमने बना दिया, इसका मात्रक है 0.082 लख में। बचपन से आप देख रहे हो ना, लख में आइकॉनिक काजल, काजल इतना गाढ़ा है समय को भी मारते। बचपन से आप ऐड देखते हैं ना, तो लख में से याद कर लो, के ऊपर -1, एम के ऊपर -1, यानी इसका मान होता है 0.082 LAKM, लीटर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, केल्विन यानी मोल। क्लियर है। अब ये फार्मूला कैसे याद रहे, इसके लिए हम बताते हैं। पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी, पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी। सर ने कहा अगर एस आ गया, मतलब बच्चों ने कहा कि सर जी अगर आर की जगह एस आ गया तो तुमने कहा ये भी लो, पुलिस बराबर बजाए सड़क पर सीटी। यानी परासरण वांट हाफ समीकरण पूछे कोई, या तन विलीनों के लिए सामान्य समीकरण कोई पूछे, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी, P बराबर आर सीटी। और बच्चों इस पर इतने न्यूमेरिकल हैं कि आप आसानी से करते जाओगे, बहुत आसानी से करते जाओगे। बाकी सब चीजें आपको पता है कि P यहाँ पर वायुमंडल दाब है, परासरण दाब है वायुमंडल में, R का मान हमने आपको लिखा ही दिया है, ठीक है। R एक स्थिरांक है, जो आपका C है वो मोलर सांद्रता है, और T आपका परमताप है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा इस तरह से आएगा कि परासरण दाब क्या है, इसके नियम लिखो और इसके समीकरण के बारे में भी बताओ। और यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, आपके लिए द्वार हमेशा खुले हैं। अब हम इसी पे थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, इसी समीकरण को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमारा फोकस अब केवल इस पे है। हमने अभी एक बना के फार्मूला निकाला, P बराबर आर सी टी, पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अगर इसमें देखिए C क्या है, C की अगर हम बात करें, C क्या है बच्चों, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता। और मोलरता का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 लीटर विलीन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलीन की मोलरता कहते हैं। यानी हम C को लिख सकते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन, और आयतन किसमें रहेगा बच्चों, लीटर में। अगर हम C को लिख लें, मोलों की संख्या को अगर हम N बोल दें
आयतन को V बोल दें तो C का मान हम n/V रख सकते हैं इस समीकरण नंबर 1 में। तो P बराबर R, C की जगह रखा NVT, V आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ हो गया तो PV बराबर हुआ nRT। ये भी बच्चों बहुत ही सुपर डुपर हिट आपका फार्मूला बनता है, PV बराबर nRT। इसको समीकरण नंबर हम बोल देते हैं 2। ये समीकरण नंबर आपका क्या है 2, PV बराबर nRT। क्लियर है। अब देखिए और भी इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम n की बात करें तो n है मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पर पार्टिकुलरली n की बात करें तो n है आपके मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होती है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या क्या होती है भार बटे अणुभार, और भार को हम लिखते हैं W से, अणुभार को लिखते हैं M से। तो P ऐसे रहा, V ऐसे रहा, N की जगह हम लिख सकते हैं W बटा mRT। यानी एक फार्मूला आपका ये भी बन के आ गया। अब हम क्या आपको बताएंगे, अगर आपको सीधे सीधे C का मान दिया हो तो ये फार्मूला लगेगा, मोलों की संख्या और आयतन दिया हो तो ये लगेगा, और अगर भार और अणुभार दिया हो तो आपका ये फार्मूला लग के आएगा। यानी कैसा भी आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, आप अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होके परीक्षा नामक युद्ध में जाएंगे और फतेह करके आएंगे। विजय आपके ही कदमों में होगी। तो जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेकर चलते हो, तो पेपर आपके लिए टफ हो ही नहीं सकता है। और यही चीज आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती हैं। जैसे हम आपको एक चलिए न्यूमेरिकल ही करके दिखाते हैं। सपोज आपका एग्जाम में आ गया यूरिया के 0.01 मोल जलीय विलयन का यूरिया के 0.01 m जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब बताओ। परासरण दाब बताओ। अब बस सवाल देखे नहीं कि बच्चे कहते हैं अरे सर जी ये कैसे लगेगा। तो देखिए C का मान हमको दिया है 0.01 m, क्योंकि जाहिर बात है मोलरता m दिखा रहा है, कैपिटल M का मतलब मोलरता, जो उसी दिया है सवाल में सीधे सीधे। T का मान आपको सवाल में दिया 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन परम ताप लिखते हैं तो उसको केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, 273 जोड़ के आपका 300 केल्विन आपको यहाँ पर हो जाएगा। R का मान याद ही करा दिया था 0.082 लक में LAKM, के ऊपर -1 m के ऊपर -1, इतना हमारा चीजें हमको दी हुई थी। परासरण दाब पूछा है तो P बराबर लगा देंगे हम पुलिस बराबर बजाय रोड पर सीटी। एक चीज आपको और बच्चों बता रहे हैं, कभी कभी ये परासरण दाब को आपको बुक्स वगैरह में पाई लिख के मिलेगा कि परासरण दाब को पाई से लिख रहे हो। अब वो आपकी समस्या है कि पाई से लिखो चाहे पी से लिखो, हमको परासरण दाब से मतलब है, चाहे आप पाई बराबर RCT कर दो। R का मान आपको दिया है 0.082, C का मान आपको दिया है 0.01 और T का मान आपको दिया है 300। अगर आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर आप इस चीज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो पता नहीं आप लोग 12th में कैसे आ गए। देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं। 2 पॉइंट के बाद दशमलव है तो दशमलव हटेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे। दशमलव हटाया, दोनों जीरो कट गए। अब बस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 0.246 एटमॉस्फेयर इसका आंसर होगा। 0.246 ATM इसका आंसर होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस तीनों की हमने गुणा कर दी और हमारा जो आंसर है वो आ गया। बिल्कुल क्लियर है। अब एक थोड़ा सा लेंदी सवाल देखते हैं जो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आपने जो चीजों को पढ़ा है वही आपके एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो अगला क्वेश्चन है आपका सर्वगुण संपन्न है। इसमें सब कुछ आपको करने को मिलेगा। कह रहे 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% W/V चीनी के जलीय विलयन का परासरण दाब निकालो। यानी एक आपका विलयन होगा भैया जिसमें आपका जल होगा और चीनी होगी। ये जो पॉइंट्स हैं वो चीनी है और बाकी आपका जल है। टेम्परेचर इसका आपने कर दिया होगा, मतलब अगर
सर्दी है तो आपने गर्म करके किया होगा, गर्मी है तो आपने फ्रिज में रख के किया होगा। इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 5% W/V जो हम आपको समझा चुके हैं, भार आयतन प्रसत्ता की बात कर रहा है, ये 5 ग्राम चीनी होगी इसमें। तो जो दिया है वो नोट कर लो। तेरा परास बता मैंने पी का मान बताओ। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर टी का मान बच्चों कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, और 273 में 15 जुड़ के हमारा आ जाएगा 288 केल्विन। 73 5 78 78 10 88। अब देखिए 5% W/V चीनी के जली विलयन, यानी 5%। तो चीनी का जो भार आपका है W, चीनी का जो भार है, चीनी का भार जो W है आपका, वो बच्चों है 5 ग्राम। चीनी का भार कितना है? 5 ग्राम। हम आपसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दिया हो भार निकाल लो अणुभार। तो चीनी के अणुभार की हम बात करें, यानी कैपिटल M की बात करें, तो चीनी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C12 H22 O11। कार्बन 12 है तो 12 की गुणा 12 से करोगे, हाइड्रोजन 1 है और इसकी 22 से गुणा करोगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसकी 11। देखिए 12 की 12 से गुणा की 144 आया, 22 की 1 से गुणा की 22 आया, और 16 की 11 से गुणा की तो 16 एकम 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 एकम 16 1 17। इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 4 14 4 हासिल लगा 1। अब 1 1 आपका 2 1 3, 342 ग्राम पर मोल आपका जो आ गया है वो आया चीनी का अणुभार। दिया था भार, निकाल लिया हमने अणुभार, यानी हमको M पता, सॉरी W/M पता। अब भार और अणुभार हमको पता है कि दिया हो भार निकाल लो अणुभार, दोनों का करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या, यानी N का मान आ जाएगा। तो N का मान अगर हमें निकालना है तो हम क्या W/M लिखते हैं? तो W/M हमारा क्या है? 5/342। इसको सॉल्व करने में यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे हम देख लेंगे इसको। फिर R का मान हमने याद ही करा दिया 0.082 लख में। बेटा मात्रक नहीं याद होता है, भूलोगे नहीं कभी आप। फार्मूला हमने पढ़ रखा है PV = nRT। P हमको निकालना है। अब कौन बहादुर है जो हमको V का मान बताएगा? कौन बहादुर है बच्चा जो हमको V का मान बताएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए V क्या होगा। बोलिए बोलिए V क्या होगा? बता चुके आपको W/V में कि 100 ml, 5% W/V का मतलब है कि 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। ये भार आयतन प्रसत्ता की बात कर रहा है। तो V का मान यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। V का मान कितना आपको दिया होगा? 100 ml। तो V की जगह हमने लिखा 100, N की जगह हमने पता है 5/342, R का मान 0.082 और T का मान अभी हमने निकाला 288। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि क्या इसका कैलकुलेशन होके आएगा। जब यहाँ पे हम P का मान निकालेंगे तो 5/342 आपका ऐसे रहा, 0.082 ऊपर रहा और 288 आपका यहाँ पर ऐसे आपका बना रहा। जो P के साथ 100 था वो बटे में आ गया 100। बिल्कुल क्लियर है? थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो आपको तो बताया, कोई दिक्कत? जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेशन। बताइए क्या इसकी कैलकुलेशन होगी, बताएं, देखते हैं क्या इसकी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। 5 × 0.082 × 88 × 342 × 100। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखो, V का मान 100 ml है, हमको चाहिए लीटर में। V का मान 100 ml है, हमको लीटर में चाहिए। तो 100 ml को लीटर में अगर बदलना है तो 1000 से हम क्या करेंगे? भाग। तो 100 को अगर ml में बदलना है 1000 से क्या करेंगे? भाग। और 100 को हम जब 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 0.1। नहीं बच्चों, यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर आएगा 0.1। यहाँ पर क्या आएगा? 0.1। क्लियर है? बिल्कुल। अब समझते हैं इसको। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, यानी यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी। तो बढ़ते हैं हम आगे। जो हमारा हुआ वो आंसर इतना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आगे। बचा क्या आपका?
82 गुणे 288 बटे 342 गुणा 20। खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप कितने भी तेज क्यों ना हो, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। कट कीजिएगा इसको। 2 एकम 2, 2 चक्कू 4, 2 चक्कू 4, 2 धावन 20, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर काटिए, 2 से का था 36 आया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा ये। ऊपर बचा आपका 82 गुणा 36, नीचे आपका बचा 171 गुणा 5। 82 और 36 की गुणा करेंगे, 82 और 36 की गुणा करते हैं तो 36 दूनी होता है 72, 72 के 2 और हासिल लगे आपके 7, हासिल लगे आपके 7 और 36 अट्ठे, 37 अट्ठे आपका होगा जाके 288 और 288 में जब 7 जोड़ोगे तो 295, इतना आपका बनेगा जाके 29 52। और जब 171 की आप 5 से गुणा करोगे तो 17 बना 85, 5 एकम 5, 17 बना 85, 855। अब 855 को आपको भाग देना है 2952 से, तो देखिएगा 8 तिया 24 जाता है, तो 855 तिया आप कुछ 15 15 16 24 1 25। इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा 7, यहाँ पर आया आपका 8 और यहाँ पर आपका आएगा 12 से 5 का 7 बचा, 8 बचा, 3 आएगा, दशमलव लगाया, 0 बनाया। अब देखिए 8 4 जा 32 होता है। जब 4 से इसको भाग करोगे तो आपका कुछ आएगा 0443। फिर यहाँ पे जब आप इसको घटाओगे तो 3 आया, 4 आया, 3 आया, 0 बढ़ाएंगे तो 5 जाएगा, यानी आपका कुछ आंसर आएगा 3.45 वायुमंडल। बच्चों जब आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज होगी तो जाके आप अपना समय से पेपर कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप टाइम लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना पेपर छोड़ के आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, कम से कम 4 या 5 नंबर में, परासरण दाब का। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड था। ओके, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड। छोटी छोटी डिफिनेशन आई तो उनको भी क्यों छोड़ना। जैसे कभी आपसे पूछ ले समपरासारी विलयन क्या है, समदाबी विलयन क्या है, या अति परासारी विलयन क्या है, या अल्प परासारी विलयन क्या है, तो बच्चों उसको नाम से याद कीजिए। इसको भी समपरासारी विलयन यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, बात खत्म। यानी ऐसे विलयन, दो विलयन है तो दोनों ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, इसका परासरण दाब इसका परासरण दाब दोनों आपस में कैसे हो, समान हो। ठीक है, तो समपरासारी दाब कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर इनके परासरण दाब समान है तो इनको अगर एक में मिला के रख देंगे तो ना प्रवाह इधर होगा ना प्रवाह इधर होगा। यानी इसमें हम क्या समझे, परासरण दाब कैसा हो, समान परासरण दाब। हमने कहा इनको स्किप क्यों करना, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाते हैं। समदाबी विलयन यानी ऐसे विलयन जिसके वाष्प दाब आपस में कैसा हो, समान। यानी ऐसे विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब आपस में समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। और समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासारी विलयन कहते हैं। और समपरासारी विलयन समदाबी भी हो सकते हैं। समपरासारी विलयन समदाबी हो सकते हैं, लेकिन समदाबी विलयन जरूरी नहीं समपरासारी विलयन हो। अब आते हैं अति परासारी व अल्प परासारी। अब देखिएगा अति परासारी अल्प परासारी क्या मतलब है, समान ताप हो, टेम्परेचर आपका इक्वल हो और 2 विलयन हो, 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसको अति परासारी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन। नहीं देखो, 2 बच्चे हों, दोनों एक जैसे हों, एक ही जैसे सीधे हों, भोले हों तो समान तरह से भोले हैं, और दोनों उपद्रवी हों तो भैया दोनों उपद्रवी हैं। एक भोला हो एक उपद्रवी हो तो ऐसे समझिए आप, दोनों के समान परासरण दाब समपरासारी, दोनों के समान वाष्प दाब समदाबी, टेम्परेचर समान है और समान ताप पर 2 विलयनों में से जिसका परासरण दाब ज्यादा वो अति परासारी और जिसका परासरण दाब कम वो अल्प परासारी विलयन कहलाता है। बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन थी, लेकिन एक चीज आपको और बताते हुए चले, एक वायुमंडल बराबर
एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर। एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर। और आपको पता है 76 सेंटीमीटर को आप 760 mm कर सकते हो। बेटा लिख के दे सकता हूं मैं कि आपके 6 या 7 सेट जो भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक इससे रखा होगा कि एक वायुमंडल में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या कितने mm होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, या एक वायुमंडल बराबर होता है। तो एक वायुमंडल 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक वायुमंडल 760 mm के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हो चाहे एक बड़ी चीज हो, छोड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि अगर हमने आपसे कहा है कि एक क्लास और विलियम खल्लास, तो वो बात आपको हर एक शब्द में, हर एक चीज में और कंटेंट में आपको साफ उसकी झलक मिलेगी। केवल बातों से बेटा काम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो लगभग 2011 में भी पूछा गया था और अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। याद करिए जब विलियम का भाग 2 हमने शुरू किया था तो पहला था अणुसंख्य गुण में परासरण दाब और दूसरा था वाष्प दाब में अवनमन। तो परासरण दाब अब पूरा हुआ है, अब दूसरे पर आए हैं हम वाष्प दाब में अवनमन। एक चीज आपको बताएं, दो चीज होती हैं, एक होता है अवनमन, एक होता है उन्नयन। तो अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अगर आप हाई स्कूल में त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बना था, अवनमन कोण हमेशा नीचे बना था। तो अवनमन का मतलब होता है कमी। अब आप पहले वाष्प दाब को समझें, पहले हम वाष्प दाब को समझते हैं, फिर वाष्प दाब में अवनमन को हम जानेंगे। सपोज ये आपका एक बीकर है और इस बीकर को आपने इसको बंद कर रखा है। क्लियर? ये आपका बीकर है और आपने इस बीकर में इस तरह से इसको ढक्कन लगा के बंद कर रखा है। ठीक है, ये आपका बीकर है, इसको पूरी तरह से आपने लॉक कर रखा है। ऐसे आप समझिए, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो आपका बीकर है और इसको आपने कांच से पूरा तरह से बंद कर रखा है। इसमें आपने क्या भर दिया? विलियम। विलियम कह लो या विलायक कह लो, कुछ भी कह लो। देखिए डाउट यहीं से दूर होंगे, हेडिंग तो सब याद कर लेते हैं पर बच्चा डाउट यहीं से दूर होंगे। तो जो डायग्राम बनाया करें और चीजों को हम समझाया करें तो उसको बहुत ही तमीज से और तहजीब से पढ़ा करिए। ठीक है, तो देखते क्या है। अब देखिएगा, अगर हमने इसको गर्म किया तो सबको पता है कि भैया यहां से गैस उड़ेगी और जो कि खाली जगह है इसमें हो जाएगी। थोड़ी समय के बाद, थोड़ी देर के बाद यही गैस ठंडी होगी, फिर वापस इसमें आ जाएगी। तो क्या है, एक बीकर में हमने कोई द्रव लिया और इसको स्थिर ताप पर बेल जार से पूरी तरह से बंद कर दिया। जब हमने इसको गर्म किया तो इसके ऊपरी सतह से इसके कणों ने जगह छोड़ दी और खाली जगह में इकट्ठा हो गए। तो इसकी वाष्प ने जो इस ढक्कन पर जो दाब लगाया, इसकी वाष्प ने जो इस ढक्कन पर दाब लगाया, आप चाय बना रहे हो, चाय पे जो आपने ढक्कन लगाया, जो भाप उस ढक्कन को हटा हटा के निकलती है, जिसको देखकर जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। तो उस वाष्प के द्वारा इस दाब, वाष्प के द्वारा इस ढक्कन पर जो दाब लग रहा है वही आपका वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब ये ठंडा होता है तो पुनः द्रव में बदल जाता है। तो वाष्पन की क्रिया और द्रवण की क्रिया, दोनों क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं और जब इनमें साम्यावस्था में, जब ये वाष्पन और द्रवण दोनों साम्यावस्था में आ जाते हैं, समान अवस्था में आ जाते हैं, तो उसी दाब को, उस पर जो द्रव का दाब होगा वही वाष्प दाब कहलाता है। बस आप सीधी सी बात समझिए, जो वाष्प ने दाब लगाया वो वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? बिल्कुल ओके। इसकी परिभाषा तो लिखना लिखाना तो होता रहता है। अब वाष्प दाब में अवनमन की बात करते हैं। सपोज आपने इसमें अब कुछ घोल दिया, कोई भी पदार्थ हमने इसमें क्या किया? घोल दिया। अच्छा, जब हमने कोई पदार्थ घोला तो जो उस पदार्थ के कण होंगे वो इसके ऊपरी पृष्ठ पर भी तो आ जाएंगे। जब हमने इसमें कोई पदार्थ घोल दिया तो उस पदार्थ के कण इसके ऊपरी पृष्ठ पर आ गए। अच्छा, जब ऊपरी पृष्ठ पर अवाष्पशील पदार्थ है, जो भाप ना बन पाए, वो हमने यहाँ पे घोल दिया, तो जब वो भाप नहीं बन पाएगा
तो इसके जो भाप बनेगी वो कम बनेगी ना, यानी पहले पूरा का पूरा पानी था तो भाप बन के उड़ गया, अब ऊपर ऐसा पदार्थ जम गया जो भाप बन ही नहीं सकता, तो जो पानी ऊपर है वो कम है तो भाप भी कम बनी। तो जब वाष्प दाब में क्या है, कमी, उसी को हम बोल देते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब आप कहानी सुनिएगा। कहानी मतलब इसकी डिफिनीशन कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ, जैसे चीनी घोल दो, अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसका कारण यह है कि विलयन के पृष्ठ पर जो विलायक है, सॉरी जो विलय है हमने घोला है, उसके कण आ जाते हैं, और जब उसके कण आ जाते हैं तो विलायक के कण कम हो जाते हैं और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, और विलयन का वाष्प दाब PS है। मत भूलिएगा विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन बाय सौरभ पर पढ़ भी रहे हो, तो विलयन मतलब सॉल्यूशन, तो PS, और विलायक के लिए P। अब देखिए वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, भैया ये तो कोई भी बता सकता ना। हमने कहा कि किसी विलायक का वाष्प दाब 30 है और विलयन का वाष्प दाब 24 है, तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ? आप सर 30 में से 24 घटा दो 6 हुआ। तो अवनमन की बात करेंगे तो P में से PS को घटा देंगे। वाष्प दाब में अवनमन की बात करेंगे तो कितना अवनमन हुआ? P माइनस PS। अब हम बात कर ले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जब लग जाता है बच्चों तो P माइनस PS बटा P, यानी जितना हमारा अवनमन हुआ है और जितना पहले था उसके अनुपात को हम लोग आपेक्षिक अवनमन कह लेते हैं। ठीक है, अब इसी पर आपका डिपेंड करता है राउल्ट का नियम। यहीं पे देख लेते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, जितने ज्यादा आप स्टार बनाना चाहो इस पर, जितने ज्यादा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहो, सुपर डुपर हिट, राउल्ट का नियम भर भर के आता है बच्चों। इसे कहेगा राउल्ट का नियम क्या है, तो बहुत सरल दिया। राउल्ट ने बताया कि किसी ताप पर, मतलब स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी इसके वाष्प दाब में कितना आपेक्षिक अवनमन हुआ वो इसमें घोले गए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही बच्चे राउल्ट का नियम है। यानी आप इतना तो राउल्ट के नियम में लिखेंगे ही लिखेंगे, माना ये, फिर इसके आगे आप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विलय के मोल, माना विलय के मोल, मतलब आप राउल्ट के नियम में इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर कहेंगे माना विलय के मोल बराबर स्मॉल n, विलायक के मोल बराबर कैपिटल N, फिर कहेंगे कुल मोल बराबर n प्लस n। क्लियर है? अब विलय का मोल प्रभाज चाहिए तो अब निकाल लोगे विलय का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? n बटा n प्लस n। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? n बटा n प्लस n। अब देखिएगा राउल्ट कहते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS बटा P उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज यानी n बटा n प्लस n के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। यानी राउल्ट का नियम कहता है P माइनस PS बटा P बराबर n बटा n प्लस n, जहां पे स्मॉल n आपका दिखा रहा है विलय के मोल और कैपिटल N आपका दिखा रहा है विलायक के मोल। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं हुई हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। राउल्ट के नियम की सीमा है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं लेकिन अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं।
और आदर्श विलयन में अधिकतर आपके आते हैं तन विलयन। जो तन विलयन होते हैं, पतले विलयन होते हैं, वो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर है। और राउल्ट का नियम केवल और केवल वाष्पशील पदार्थों पर नहीं लागू होता है। मतलब अवाष्पशील पदार्थ है, अगर हमने कोई ऐसा पदार्थ घोला जो भाप नहीं बन सकता, उस पर राउल्ट का नियम लागू हो जाएगा। अगर ऐसा पदार्थ घोल दिया जो भाप बन रहा है तो वाष्प दाब में अवनमन नहीं होगा, और जब अवनमन नहीं होगा तो राउल्ट का नियम लागू नहीं हो पाएगा। क्लियर है। और भी बात है, विद्युत अपघट्य जो बिजली प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl वगैरह, उस पर भी राउल्ट का नियम पालन नहीं करता है। और राउल्ट का नियम उन पर भी पालन नहीं करता है जिसको हमने इसमें घोला और वो एक जगह पर संगुणित हो जाए। जैसे अगर हमने इसमें लेई वगैरह घोल दी तो लेई एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी तो ऊपर वाष्प दाब में अवनमन नहीं होगा और आपका राउल्ट का नियम फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम राउल्ट के नियम पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, किंतु परंतु करेंगे, छेड़खानी करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट में हम न्यूमेरिकल लगा के फिर हम आगे चलते हैं। और लगभग आपका ये राउल्ट के नियम के बाद आपका 70 से 80% के बीच में आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल नजर डालते हैं सॉरी नजर डालते हैं राउल्ट के नियम पर। P माइनस PS बटा P कहता है कि हम N बटा N प्लस N के बराबर होंगे, ये आपका राउल्ट का नियम कहता है। अब देखिएगा, विलय के मोल बहुत कम होते हैं, विलायक के मोल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम विलय के मोलों को छोड़ देते हैं। कहाँ पे छोड़ देते हैं देखिएगा, P माइनस PS बटा P ऐसे रहा, ऊपर N रहेगा, नीचे वाले N को हम छोड़ देते हैं, स्मॉल n छोड़ने पर। क्योंकि आप देखिए कैपिटल N का मान, जैसे हमने मोल प्रभाज का जब फार्मूला लगाया था तो उसमें यूरिया के मोल प्रभाज आ रहे थे 0.892 करके, और जल का आ रहा था केवल और केवल 0.2 करके। तो स्मॉल n को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब स्मॉल n आपको पता है, स्मॉल n है मोलों की संख्या। किसके मोल भैया है, विलय के मोल। और विलय के मोलों के लिए क्या बताया था, भार बटे अनुभार। क्या बताया था, भार बटे अनुभार। और हमने बताया आपको विलय के लिए हमेशा छोटे शब्दों का यूज करते हैं, तो भार स्मॉल w और भार स्मॉल m। फिर कैपिटल N की बात कर रहे हैं भैया, तो वो भी भार बटे अनुभार। भाई मोलों की संख्या को तो आप भार बटे अनुभार तो लिखोगे। ये आपके किसके मोल हैं, विलायक के मोल हैं। किसके मोल हैं, ये विलायक के मोल है। तो भार को इसको लिखोगे बड़े W से और भार को लिखोगे बड़े M से। इसका मान यहाँ पर रख दोगे, तो P माइनस PS बटा P, स्मॉल n की जगह हमने रख दिया W बटा M, और जब कैपिटल N की जगह पर हमने रखा W बटा M, तो ये M कूद के कहाँ चला गया आपका ऊपर, और W आपका कहाँ रहा, नीचे। तो ये हो जाएगा आपका M बटा W। एक आपका ये भी न्यूमेरिकल बन गया। जब आपको इसके भार और भार दिए हों तो आप इस तरह से इसके फार्मूले को लगा सकते हैं, जहां P क्या है, P है विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, W है आपका स्मॉल w है आपका विलय का विलय का भार, स्मॉल m है आपका विलय का अनुभार, कैपिटल M है विलायक का अनुभार, और कैपिटल W है विलायक का भार। अब हम राउल्ट के नियम पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे आपका एक न्यूमेरिकल है, कैपिटल W का मान दिया है 18.1 ग्राम। ठीक है, कैपिटल W का मान आपको दिया 18.1 ग्राम, और कह रहा है कि 100 ग्राम जल में घोला गया। तो 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी स्मॉल w 18.1 ग्राम है और कैपिटल W है आपका 100 ग्राम जल में घोला गया है, कोई पदार्थ है। इस विलयन का वाष्प दाब, देखो विलयन का वाष्प दाब कह रहा है दोस्त, तो विलयन मतलब सोल्यूशन यानी PS। इस PS का वाष्प दाब आपको सवाल में दिया है 87 mm। 87 mm वाष्प दाब आपको पाया गया। तो कह रहा है इसी ताप पर जल का वाष्प दाब यानी विलायक का जो वाष्प दाब है भैया वो 92 mm है। तो आपसे पूछा क्या है इसका, आपसे पूछा गया है इसका अणुभार बताओ। किसका अणुभार बताओ, उस पदार्थ का अणुभार बताओ, यानी स्मॉल m आपसे पूछा गया है। अब देखिए P का मान कितना दिया है 92, PS का मान कितना दिया है 87, बटे में क्या रहा 92 बराबर, स्मॉल w का मान आपको दिया 18.1, स्मॉल m है तो भैया पदार्थ का मतलब पदार्थ का अणुभार, ये तो आपसे पूछा गया स्मॉल m गुणा
कैपिटल एम देखो वो है पानी है, पानी का भार 18 होता है और कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 दिया है। 92 में से 87 घटाया 5/92 बराबर 18.1/m गुणे 18/100। बस इसी को आपको कैलकुलेशन कर लेना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। m का मान समथिंग आपका 59.94 आएगा, 59.94 जो लगभग है आपके 60 के बराबर। और आपको पता है 60 व्यवहार होता है यूरिया का। क्लियर है? तो कैलकुलेशन टफ नहीं है, कैलकुलेशन पे मत जाना भाई। पॉइंट यहाँ पे 0 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 और 1000 मल्टीप्लाई करके 5000 हो जाएगा। 97 181 18 के गुणा कर लेंगे, 5000 से भाग कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राउल्ट का नियम है, देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ज्यादा लेंथी वीडियो न देने की, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो देखने से आपका भी थोड़ा बोर हो जाओगे आप, और चीजों को खींचना अच्छी बात नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी हेडिंग आपकी थी 1/2 गुणांक। आपने 1/2 को पढ़ा, चार्ल्स 1/2 नियम, बॉयल 1/2 नियम, पी पुलिस बराबर बजाय रोड पर सीटी। तो 1/2 ने किसी भी विलय मतलब किसी भी विलायक में आपके विलय को घुलने पर अध्ययन किया। जैसे आप समझे, यानी इन्होंने क्या अध्ययन किया कि जब हम किसी पदार्थ में कोई चीज घोल ले, ठीक है, तो या तो वो वियोजित होती है, ध्यान से समझिएगा, या तो वो वियोजित होती है या तो ये संयोजित होती है, या तो वियोजित होती है या संयोजित होती है। तो 1/2 ने देखा कि हम विलय पदार्थ में अणुओं का तो संयोजन होता है या वियोजन होता है, और इसका इन्होंने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। और संयोजन और वियोजन की सीमा को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक कारक की कल्पना की, उसको ही इन्होंने I नाम दिया, और उसी को हम लोग कहते हैं 1/2 गुणांक। फिर से सुनिएगा, 1/2 ने किसी विलायक में विलय के कणों को संयोजन और वियोजन को बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया, और विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक कारक की कल्पना की, उसको नाम दिया इन्होंने I, और उसी को हम जानते हैं 1/2 गुणांक। इसकी क्या परिभाषा है? 1/2 कहते हैं कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, इसको मैं लिख देता हूं, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान, प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। इन्होंने कहा कि किसी यौगिक के प्रायोगिक मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आप ऑब्जर्व करते हो, और उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उन दोनों, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, सामान्य मान है, फिक्स इसकी एक लंबाई है। लेकिन हमने 20 बच्चों को अलग अलग कहा इसकी लंबाई बताओ, तो कोई 30 सेंटीमीटर की स्केल से नाप रहा है, कोई 15 सेंटीमीटर की स्केल से नाप रहा है। तो कुछ ना कुछ जो ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, वो सेंटीमीटर में या mm में 19-20 होगी। समझ रहे हैं आप? यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू से कुछ ना कुछ अलग होगी। तो वही 1/2 ने कहा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रायोगिक मान जो प्रयोगों द्वारा आप निकालोगे, और इसका जो सामान्य वैल्यू होगी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी इसमें घुलने की, उन दोनों के रेशियो को ही हम 1/2 गुणांक कहेंगे। और ये अधिकतर आपने इतने सारे फार्मूले पढ़े, जैसे PV बराबर nRT, इतने सारे फार्मूले पढ़े, इसमें भी I इंक्लूड रहता था। लेकिन इस I का मान हमेशा 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपने जितनी भी चीजों को अभी तक पढ़ा, उसमें हम I के मान को हमेशा 1 मान के चले हैं, क्योंकि I का मान 1 तब होगा जब ना तो संयोजन होगा और ना तो वियोजन होगा। जब ना ही संयोजन होगा ना ही वियोजन होगा, तब I की वैल्यू 1 लेके चलेंगे हम, इसलिए इंक्लूड नहीं किया था। और I की वैल्यू 1 से ज्यादा तब होगी जब आपका हमेशा वियोजन होगा। आपका जब वियोजन होगा तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और I की वैल्यू 1 से कम तब होगी जब आपका हमेशा क्या होगा? संयोजन होगा। अब काफी समय हो गया है, बहुत देर से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिखने बहुत टाइम लग जाता है,
तो जो आपके बचे टॉपिक्स हैं बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हाँ, हिमांक का अवनमन, और इस पर एक एक न्यूमेरिकल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, सेपरेट वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और हालांकि ये वीडियो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको जरूर इसमें मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लेट हो गया है, कल आपको मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करेंगे हम, काफी लेट हो गया है नाइट में, तो आज इतना ही रखते हैं। और सबसे जब आप वीडियो को देखिएगा तो एक चीज आप वीडियो को देखने से पहले, जैसा कि आप प्रॉमिस कर चुके थे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट में आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, विलियन पर हमारी पकड़ मजबूत हो चुकी है और कोई कुछ भी पूछ दे हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक बने रहने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए। अब तक आप सबने बहुत सारा प्यार सॉल्यूशन बाय सौरभ को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सभी के साथ, जिससे सभी की तैयारी अच्छी हो सके, सभी अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू वेरी मच, लॉर्ड्स ऑफ लव। बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ सॉल्यूशन बाय सौरभ पर। थैंक यू वेरी मच।